स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली. आई नीड योर सपोर्ट. जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स. आज की क्लास में, जो कि लास्ट क्लास में हम चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बता रही हूँ. इसके साथ में आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और बहुत सारे मैनेजमेंट है जो आपको मैं बताने वाली हूँ. इस बार कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपको बताने वाली हूँ कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जब आपको मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन बताया और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स को बताया, हमें अभी ये भी तो पता करना होगा ना कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाए, हाउ टू मैनेज सक्सेसफुली द कॉन्फ्लिक्ट. तो बिफोर द मैनेज द conflict, it is very essential to understand what are the sources or what are the causes of the conflicts. आज की क्लास में आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कारण होते हैं किसी भी झगड़े के, किसी भी मतभेद के, राइट. तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से. सबसे पहले आपको बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. नंबर 1 कैटेगरी होती है जो इंटरपर्सनल होती है, जो लोगों के बीच में होती है, राइट. एक होती है इंटर ग्रुप, जो ग्रुप्स के बीच में होती है, एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ में कुछ राय सेम नहीं बैठती. एक होती है एनवायरमेंटल. अब एनवायरमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी सोसाइटी के, किसी कम्युनिटी के हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारे ग्रुप्स मर्ज हो जाते हैं, वो एनवायरमेंटल हो सकती है. तो इस तरह की कैटेगरी अगर हम माने तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं 3 तरह के. चाहे कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कैटेगरी में आता हो, लेकिन उसके कारण कुछ कॉमन होते हैं. इन्हीं कारणों के आज की क्लास में कवर करते हैं. बहुत सारे कारण हैं, मैंने कोशिश करी है कि लगभग सभी कारणों को कवर करते हुए इस टॉपिक को मैं इजी और इंटरेस्टिंग बना के रखूं. सबसे पहली बात लेते हैं पर्सनैलिटी क्लैशेस. Some of the people have some problems with the personalities. कुछ लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही परेशान करता है, चाहे ब्यूटी इंटरनल हो और चाहे ब्यूटी एक्सटर्नल हो. पर्सनैलिटी मेक्स द ब्यूटी, राइट. अब पर्सनैलिटी में हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ इनर ब्यूटी को भी काउंट करते हैं. पर्सनैलिटी केवल वो नहीं है जो व्यक्ति जैसा दिखता है. पर्सनैलिटी वो है जो व्यक्ति जैसा दिखता है और कैसा सोचता है, उसके बाद वो कैसे बिहेव करता है. दैट इज द कंप्लीटनेस ऑफ द पर्सनैलिटी, राइट. तो अब अगर हम पर्सनैलिटी क्लैशेस से कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ लोगों से पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती ही है. क्यों होती है? या तो उनके पीछे कोई उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर किसी के कहे हुए की वजह से बायस्ड हो जाते हैं और वो लोग उन लोगों से अपने आप ही एक डिफरेंस मेंटेन करते हैं, एक प्रॉब्लम हो जाती है. कभी कभी बॉस के बारे में कुछ ऐसा सुन लिया जाता है कि हमें उनसे चिढ़ या इरिटेशन होती है. तो कितना भी वो अच्छा बॉस हो, पर हमें उनकी पर्सनैलिटी वाइज प्रॉब्लम होती है. ये होता है पर्सनैलिटी क्लैशेस. मैं अगर किसी और से सुंदर कम हूं तो हो सकता है मैं इंफीरियर हो जाऊं, हो सकता है मैं अंडर कॉम्प्लेक्स आ जाऊं. इस वजह से किसी और की पर्सनैलिटी मुझसे अच्छी है तो मुझे उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. हालांकि इससे व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाता है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता. अगर किसी की पर्सनैलिटी से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये प्रॉब्लम उसकी पर्सनैलिटी में नहीं, आपकी सोच में होती है. जितना जल्दी इसमें से बाहर आ सके, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. तो ये इस तरह की जो समस्या होती है, जो पर्सनैलिटी क्लैशेस की होती है, इसका कोई इलाज नहीं है. बिकॉज दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ही नैरो माइंडेड होती है. इस वजह से भी हर एक व्यक्ति को खुदा ने बहुत ही खूबसूरत रचना के साथ बनाया है और हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, कंप्लीट है. पर कुछ लोगों को एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वो कॉम्प्लेक्स अगर पर्सनैलिटी वाइज होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करता है. ये हो गया नंबर 1. आगे बढ़ते हैं पावर इम्बैलेंसेस. कुछ लोगों के पास शक्ति बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के पास शक्ति बिल्कुल भी नहीं है. ये जो इनइक्वालिटी है ये भी कई बार झगड़ों को, मतभेदों को, मत विचारों को जन्म देती है. जब अगर पावर में इम्बैलेंसेस होता है, अगर हमारे पास जो शक्ति या सत्ता है वो अगर हमें कम मिली है, कुछ लोगों को सत्ता इतनी ज्यादा मिल जाती है, दे वर यूज्ड टू मिसयूज द पावर.
उन लोगों को एक आदत हो जाती है कि वो अपनी शक्ति को, अपने पावर को, अपनी सत्ता को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब कुछ लोग तो कुछ ना कर सके और बहुत कुछ कर सकते हैं कुछ लोग। तो अगर ऐसा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल नेचुरल है। जब भी पावर में इम्बैलेंसेस होंगे कि आप कुछ ही लोगों को बहुत सारी शक्ति और बहुत सारे लोगों को बहुत थोड़ी शक्ति दोगे, उन्हें पावर या अथॉरिटी दोगे, तो ऐसे में इम्बैलेंसेस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। क्लोज्ड कम्युनिकेशन, ये एक बहुत ही सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर हमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करना है, जस्ट मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हमें मिलकर बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, पर जो सबसे पहली चीज कॉन्फ्लिक्ट में की जाती है, जस्ट टू क्लोज द कम्युनिकेशन, हम लोग बात करना बंद कर देते हैं। और ये जो बात करना बंद कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं हमारी बातचीत में, कम बोल रहे हैं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, इस तरह का जो हम एटीट्यूड मेंटेन करने लग जाते हैं, ये भी जन्म देता है कॉन्फ्लिक्ट को। कभी कभी लोग ऐसे ही किसी दूसरे से अगर अपने आप को एक गैप मेंटेन कर लेते हैं, तो वो जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है आप या तो प्राउडी हो गए हैं या कुछ ईगो प्रॉब्लम है, और वो भी अपने आप को एक मेंटेन कर लेते हैं डिफरेंसेस के साथ में, एक डिस्टेंस के साथ में। इससे भी कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना है, जस्ट टू मेक कम्युनिकेशन। लोग ऐसा बहुत कम कर पाते हैं। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करते या बात करना बंद कर देते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो क्लोज कम्युनिकेशन है इज अ मेजर रीजन, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन काउंट किया गया है। और ये हर एक व्यक्ति की अपने नेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि हम लोग, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपस में बात करेंगे तो एक्सट्रोवर्ट को ऐसा लगता है ये तो मुझसे बोलता ही नहीं है, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मुझसे नहीं बोलता, वो ये सोचने लग गया है, बजाय कि वो ये सोचता ये कम बोलता है, सभी से कम बोलता है। तो ये हमारी भी सोच पे निर्भर करता है कि हम सामने वाले को समझ क्या रहे हैं, जज क्या कर रहे हैं। क्या हम जो जज कर रहे हैं वो सही जज कर रहे हैं? पर हम तो हमेशा ये मानते हैं ना कि हम जो जज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ही कर रहे हैं। This is the also a reason of conflict. एक है differences in interest. मेरा इंटरेस्ट एरिया और किसी और का इंटरेस्ट एरिया जरूरी नहीं है कि मैच करें। अगर मेरा इंटरेस्ट एरिया उसके इंटरेस्ट एरिया से अलग है, डिफरेंट है, तो भी एक मनमुटाव, एक झगड़े को जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इस दिशा में जाऊं और वो सामने वाला दूसरी दिशा में जाएगा। ये जो डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट होता है, इस वजह से भी कई बार झगड़ा हो जाता है, कई बार मतभेद हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम कन्विंस कर सके, अगर हम कम्युनिकेट कर सके, अगर हम अपने इंटरेस्ट को उसके सामने वाले के इंटरेस्ट से जोड़ सकें या हम उसे अडॉप्ट कर सकें, तो हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत आसान होता है कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइट करना, राइट? तो उसमें एक कारण हो गया। ऐसे ही डिफरेंसेस इन स्टेटस, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, आइडियोलॉजिकल स्टेटस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी और सामने वाले के सोशली जो हमारा रिकॉग्नाइजेशन है उसमें डिफरेंस हो सकता है। कोई एक आदमी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है, मगर सेलिब्रिटी का वो जो फ्रेंड है, अब उसे लगता है क्योंकि अभी मेरा फ्रेंड सेलिब्रिटी हो गया है तो अब मैं उससे कैसे मेंटेन करूं अपने रिश्ते को, अपने दोस्ती को। तो वो हो सकता है वो सोचने लग जाए अब तो ये बड़ी बड़ा आदमी बन गया है, ये मुझसे कहां दोस्ती रखेगा। अपने आप ही हम कुछ चीजों को फ्रेम कर लेते हैं, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। और कभी कभी स्टेटस हाई होने के साथ साथ अगर दूसरे वाले का स्टेटस उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली भी कुछ चीजों में गैप आने लग जाता है, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कुछ लोग जब सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं तब तो वो आपस में अपने रिश्ते को मेंटेन कर लेते हैं, पर जब जहां उस रिश्ते में, उस स्टेटस में थोड़ा सा गैप आता है, एक बड़ा और एक छोटा होने लग जाता है स्टेटस वाइज, तो या तो सामने वाला अपने आप से गैप मेंटेन कर लेता है या जो छोटा स्टेटस वाला है वो अपने आप को मान लेता है कि अब वो मुझसे क्यों रिश्ता रखेगा। इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट में का जन्म होता है। तो ये स्टेटस के डिफरेंसेस से होता है। रिजिड हायरार्कीज, कई बार हायरार्कीज इतनी ज्यादा रिजिड होती हैं, इतनी ज्यादा मुश्किल भरी होती हैं
एक काम को करने के लिए 10 बॉसेस को पूछना पड़ता है, इससे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर हम डायरेक्टली किसी के पास जा सके और अपनी बात को कह सके और बिना किसी मीडिएटर चैनल को हम यूज करें, हम अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पे सही टाइम पे रख सकें, तब भी कॉन्फ्लिक्ट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, हर एक फाइल हर एक प्रॉपर चैनल के साथ जाएगी, उसमें चाहे कितना भी टाइम लग जाए, और ये टाइम आपको इरिटेट करता है, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। इसके अलावा कहता है डिफरेंसेस इन वैल्यूज। हर एक वैल्यू, हर एक व्यक्ति की वैल्यू या उसकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं होता कि दो व्यक्तियों की आपस में विचारधाराएं या उनके जो मूल्य हैं एक दूसरे से मैच करें। अगर इन मूल्यों में या विचारधाराओं में कोई अंतर होता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स का जन्म होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में अगर आइडियोलॉजी का डिफरेंसेस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले लेता है। आगे की बात करते हैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को क्या एक्सपेक्ट करता है, इस चीज को कम्युनिकेट नहीं करता है, तो एम्प्लॉय की तरफ से दी गई परफॉर्मेंस को हो सकता है रिजेक्ट कर दे। अब इस रिजेक्शन में एम्प्लॉय ने तो अपना द बेस्ट दिया था, पर अगर एम्प्लॉय जो एक्सपेक्ट करता था उसको आपने बताया नहीं या टाइमली बताया नहीं, तो ऐसे में एम्प्लॉय की गलती नहीं है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम एंड व्हाट ही इज गिविंग अकॉर्डिंगली। तो अगर यहाँ पे जो गैप आता है, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हो जाता है। तो ये कहते हैं परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में अगर अंतर होता है, अगर उसमें कोई बदलाव आ जाता है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हो जाता है। ओवर डिपेंडेंसी, हर काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर अगर रहते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। एक तो आदमी को काम करने के लिए अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हो, तो अगर उसको जिम्मेदारी के साथ साथ अथॉरिटी दे दी जाती है तो वो ज्यादा नेचुरल परफॉर्मेंस देगा, ज्यादा खुल के अपनी बात को अपनी काम को शो कर पाएगा। पर जहां आप उससे कहते हो हर चीज उससे पूछनी है बॉस से, हर चीज के लिए उसे कहीं किसी और के ऊपर डिपेंड रहना है, तो ओवर डिपेंडेंसी भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। जस्ट मेंटेन अ स्पेस, एक गैप देना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए हर रिश्ते में, तब वो आदमी अपना परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन दे पाता है। आगे बात करते हैं कंपटीशन। आज के जमाने में कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन है कंपटीशन, प्रतियोगिता। हर एक व्यक्ति दूसरे को पीछे करते हुए अपने आप को आगे रखना चाहता है, और ये कंपटीशन ही एक तो होता है हेल्दी कंपटीशन और एक होता है कट थ्रोट कंपटीशन, या तो मैं या तो आप। तो किसी एक का ही गला काटना है तो फिर मैं अपना क्यों काटूं, आपका क्यों ना काट दूं। जस्ट फिटेस्ट सर्वाइवल वाला मैटर है यहाँ पे। तो जो डार्विन ने अपना प्रिंसिपल दिया था कि जिसमें ताकत होगी वही जिंदा रहेगा, यहाँ पे कंपटीशन में वही है। और कंपटीशन में एक दूसरे के सामने अपने आप को जिंदा रखने की ये जो संघर्ष है, ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है। ये एक द्वंद है ना, जो दो लोगों के बीच में होता है, दिखता नहीं है लेकिन बहुत असर डालता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर। लैक ऑफ रिसोर्स, चीजों को काम को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स या सपोर्ट की जरूरत होती है वो अगर पूरा ना दिया जाए या टाइमली ना दिया जाए, इन प्रॉपर वे में ना दिया जाए, तो भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। जिस काम को करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ रही है वो टाइमली भी मिलना चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में भी मिलना चाहिए, अथॉरिटी के साथ भी मिलना चाहिए, तो ये भी एक कारण हो जाता है। लैक ऑफ सपोर्ट, कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर वो टाइमली मिलता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिलता है तब भी बहुत गैप मेंटेन हो जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हो जाता है। पैनिक सिचुएशन, कभी कभी इमरजेंसीज ऐसी होती हैं कि स्थिति बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा पैनिक है, दर्द भरी है। उस समय पर कई आदमी अपने कंट्रोल को, अपने बैलेंस को, अपनी कामनेस को, अपनी पीस को छोड़ देते हैं, उस पर उनका कंट्रोल टूट जाता है। ऐसे में वो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो जो कुछ भी कह सकते हैं सामने वाले को तो दिल पे लग जाता है। वो ये बजाय कि ये समझे कि इस समय सिचुएशन ऐसी थी कि वो बंदा अपने बैलेंस में नहीं है, उसका माइंड बैलेंस में नहीं है, उसका स्टेट ऑफ डिसीजन मेकिंग इट्स नॉट इन बैलेंस, पर वो ये मान लेता उसने मुझे डांट दिया या उसने मुझे सबके सामने ऐसे कह दिया, तब भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हो जाता है। कभी कभी पैनिक सिचुएशन भी कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइट कर जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन पैनिक सिचुएशन हम किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं या हम अपने लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। मान लेते हैं पैनिक सिचुएशन कई बार थ्योरेटिकल नहीं होती, प्रैक्टिकली हम पता नहीं क्या कर जाते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट जज द थिंग्स इन प्रीवियसली, तो ऐसे में पैनिक सिचुएशन भी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे जाती है। इसके अलावा होता है प्रेशर पॉइंट, कभी कभी काम का दबाव इतना ज्यादा होता है, कभी कभी टारगेट्स फिल करना इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। जो दबाव आपके ऊपर शारीरिक या मानसिक रूप से होता है, उस वजह से अनवांटेडली
अनडिजायरली, आप अनविलिंगली किसी को डांट देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, तब भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट का जन्म इन प्रेशर और जो पैनिक सिचुएशंस है उसमें होगा या नहीं होगा। डिपेंड करता है दो लोगों के बीच के रिलेशन पर, फेथ पर और ट्रस्ट पर और एक अंडरस्टैंडिंग पर। दो रिश्तों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो अपने आप को एम्पैथेटिक वे में रख करके सोचे तो उसे समझ में आता है इस जगह अगर मैं भी होता तो शायद इसी तरह से रिएक्ट करता, या कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। इस समय सिचुएशन की वजह से उसने ऐसा रिएक्शन दिया है बजाय कि इसने मुझे रिएक्शन दिया है। होता क्या है, हम हमेशा रिजल्ट को देख रहे होते हैं, हम एक्शंस को देख रहे होते हैं, उसके रीजंस को अवॉइड कर जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में बहुत मेजर चीजें हैं, रीजंस पे अपना स्टडी किया जाए। कारण क्या था, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के होने में कारण क्या था। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेशन बिफोर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मैं अगला जो क्लास दूंगी आपको वो यही दूंगी कि हाउ टू सक्सेसफुली मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। उसका प्रोसेस क्या होता है, उस प्रक्रिया को समझने की हम कोशिश करेंगे। पर उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो इट इज नॉट इजी, या इट इज नॉट easy work to do the manage the conflict। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस को समझना, तभी हम उसके रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि साइंस में ये चीज बिल्कुल काम करती है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रीजंस एंड रिजल्ट्स। इफ यू वांट टू गेट मोर बेटर रिजल्ट्स, यू वांट टू वर्क ऑन द रीजंस। if you are interesting to get the better results, it is very necessary to get the reasons, then you can improve the results, right? तो इसीलिए इन दोनों के जो रीजन और रिजल्ट्स के बीच का रिलेशंस है उनको मेंटेन करने और उनको समझने के लिए ही मैंने कॉजेस के क्लास को लेना आज ज्यादा जरूरी समझा है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कॉन्फ्लिक्ट्स की कितनी कैटेगरी हो सकती है और कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ये मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको डिटेल में बता पाती। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में भी आएगी, पसंद भी आएगी और कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को समझने के बाद कॉन्फ्लिक्ट के मैनेज करने के प्रोसेस को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। प्लीज मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो जरूरी रूप से आप उस पर कमेंट भी कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलरली।